आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का रिवीजन। बोर्ड के पर्पज से रिवीजन करने के लिए ये सीरीज बनाई है मैंने। तो आपने अभी तक न्यूट्रिशन देख लिया है, रेस्पिरेशन देख लिया है, आज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मुश्किल है ज्यादा। और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, 4 चीजों का ट्रांसपोर्ट आपका होता है। एक तो आपको पता है कि डाइजेस्टेड फूड कहाँ से हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से लेकर के आपके सेल्स में जा रहा है। दूसरा जा रहा है O2 एंड CO2। O2 कहाँ जा रहा है, O2 लंग से आ रहा है, बाकी सारी बॉडी है, और CO2 जो है बॉडी से जा रहा है लंग्स में। ठीक है, तीसरा चीज इसमें होते हैं हॉर्मोन्स, जो भी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो इसमें छोड़े जाते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो कहां से आ रहा है, वो सारे बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं ना, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन हम लोग लेते हैं। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जाता है आपका किडनी में। तो ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो है कौन कर रहा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ना 3 चीजें हैं आपकी। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो है हार्ट, एक है ब्लड, और एक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, ब्लड को कर लेते हैं। ब्लड में 4 पार्ट्स हैं। एक तो है प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स क्या होती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं प्लाज्मा में। तो ये फ्लूइड पार्ट है इसका। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का कैरियर है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी का इरेगुलर शेप होता है, तो ये जर्म्स को किल करते हैं। और प्लेटलेट जो है ये क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। इन तीनों में डिफरेंस आ सकता है। सो O2 कैरियर, ठीक है, और जो प्लाज्मा है वो CO2 का कैरियर है। और भी ये जो हमने अभी लिखा था कि डाइजेस्टेड फूड कर रहा है और हार्मोन्स वगैरह, ये सारी चीजों को भी वो ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में अगर डिफरेंस आएगा तो आरबीसी क्या है, रेड कलर के हैं, डब्ल्यूबीसी पेल व्हाइट है। आरबीसी का शेप डिस्क शेप होता है, न्यूक्लियस नहीं होता उनमें। और डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। ये क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। तो इसका काम है मेन O2 ले जाने का, और इसका काम है मेन जर्म्स को किल करना। यानी कि ये किसका पार्ट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। अब क्या फायदा है ब्लड की क्लॉटिंग का, ये ऐसा होता है कि अगर कभी हमारा जो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ब्लड है ना, कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, वेसल्स के अंदर ही फ्लो हो रहा है। तो अगर कभी कोई कट आ जाता है, इंजरी आ जाती है, तो ब्लड में हाई प्रेशर है, क्योंकि हार्ट जो है बहुत प्रेशर से ब्लड पास करता है। तो अगर उसमें हो गया तो सारा ब्लड निकल जाएगा, तो फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस से डेथ भी हो सकती है। तो उसको करने के लिए, उसको प्लग करने के लिए प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, और जहां पर भी इंजरी होती है उसको क्लॉट करके प्लग कर देते हैं। तो ये तो बात होगी डब्ल्यूबीसी की, सॉरी ब्लड की। और ये अब आ गया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी 3 टाइप की हैं। एक है आर्टरीज, ठीक है, दूसरी है वेन्स, और तीसरी है कैपिलरीज। ठीक है, ये अब इनके बीच में भी डिफरेंस आता है। देखो, आर्टरीज, ओ से आर्टरी, ओ से अच्छी, वी से वेन, वी से विलेन। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती हैं, ज्यादातर जो है ये क्या करती हैं, O2 वाला ब्लड ले जाती हैं। ये क्या ले जाती हैं, CO2 वाला ब्लड ले जाती हैं। पहले अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो ये बोलेंगे वेसल्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। कोई भी हार्ट से बॉडी में जाने वाली वेसल को क्या कहते हैं, आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, वेसल्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ठीक है, मोस्टली जो है ये O2 ब्लड ले जाते हैं, क्योंकि एक पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाती है। ठीक है, ये आ गया आपका वेसल्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। और फिर उसके बाद तीसरी चीज इसमें आ गई, ये थिक वॉल्ड होती हैं, और इनमें हाई प्रेशर में ब्लड जाता है।
ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। हाई प्रेशर में ब्लड जाता है और ये इलास्टिक होती है, ठीक है ना, नहीं तो इतने प्रेशर से जा रहा है तो फट भी सकती है अगर ब्रिटल होगी तो। और इसमें CO2 वाला ब्लड जाता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली CO2 वाला ब्लड जाता है। और वेसल्स फ्रॉम क्या है, ये कौन सी वाली है, ये है वेसल्स फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है, बॉडी टू हार्ट। और ये होती है थिन वॉल्ड और इनमें वैल्व्स भी होते हैं और प्रेशर नॉट सो हाई, नॉट सो हाई। एंड देन ये क्या होते हैं, मतलब इतने इलास्टिक नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद कैपिलरीज आ गया, तो कैपिलरीज क्या है, वेरी थिन है, ठीक है, ये जैसे थिन वॉल थे, ये थिक वॉल थे, वेरी थिन है, वेरी थिन है। और ये क्या करते हैं, जॉइन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा है ना, जो भी एक्सचेंज का, वो कैपिलरीज करती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो इसके अक्रॉस करता है, क्योंकि इसकी वॉल क्या है, बहुत थिन है। आप देखोगे डेफ्रॉन्स में रिच नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, विलाई में होगा एब्जॉर्प्शन के लिए। और अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें जो एल्वेलाई होते हैं वहां पे भी रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो ऑक्सीजन का कोई भी डिफ्यूजन वगैरह हो रहा है तो वो कैपिलरीज का। आप देखोगे हमारी बॉडी जो है उसका सिस्टम ऐसा है कि एक्चुअली डिफ्यूजन से ही हो रहा है काम, लेकिन वो थोड़ा सा इलैबोरेट सिस्टम है के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी है। तो ये आ गया है ब्लड और ये आ गई है ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन जो हार्ट की, इसका डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। सो हार्ट के ना 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 चेंबर्स हैं किसके, हार्ट के, ठीक है। हार्ट हमारा फिस्ट साइज का होता है, हाईली मस्कुलर है, कार्डियक मसल्स उसमें होती हैं और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, इन चारों चेंबर्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। आपको पता है बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, और ऑल थ्रू लाइफ ये बीट होता रहता है और अपनी बीटिंग से, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उससे जो बीटिंग होती है उससे ब्लड सप्लाई होती है पूरे हार्ट, पूरी बॉडी को। तो अभी इसको मैं याद करने के लिए आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। राइट साइड में, दोनों राइट, इसके बीच में एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। अभी इसका फंक्शन बताएंगे। जो राइट वाली साइड है ना, इनमें रॉन्ग ब्लड है, ये याद करने के लिए, लिखना नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। राइट वाली साइड में है रॉन्ग ब्लड, ठीक है, और लेफ्ट वाली साइड में है ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि अच्छा ब्लड। तो लेफ्ट वाली साइड में अच्छा ऑक्सीजन वाला ब्लड और इधर CO2 वाला ब्लड। और ये मिक्स ना हो इसके लिए सेप्टम होता है, बीच में एक वॉल होती है। कभी कभी किसी के उसमें होल वगैरह होता है तो फिर इसको पहले ही वो कर लेना चाहिए, पहले ही इसको ऑपरेट करके इसको प्लग कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का जो मिक्सिंग होती है ना, हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, एम्फीबियंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ना ज्यादा होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखो किस तरह से आपका ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ब्लड का जो है ना, इसमें जो ये है, मैंने आपसे बोला ये CO2 वाला ब्लड है ना। तो CO2 वाला ब्लड कहां से आएगा, बॉडी से आएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी से आई है, तो इसको कौन लेके आता है। पहले मैंने आपसे कहा था आर्टरी जो है वो हार्ट टू बॉडी जाती है और वेन्स जो है बॉडी टू हार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आएंगी, वेन्स आएगी। वेना केवा 2 होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इंफीरियर वेना केवा। डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड लेके आती है वो आपकी आती है सुपीरियर, ऊपर है ना तो सुपीरियर, और जो नीचे से लेकर के आती है बाकी बॉडी से उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो ये वेना केवा क्या कर रही है, ब्लड को राइट एट्रियम में ला रही है, ठीक है। राइट एट्रियम ऐसे करके ओपन हो जाता है। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ब्लड सारा आ जाएगा वेंट्रिकल में। अब मैं बोलती हूँ एट्रियम में आता है, वेंट्रिकल से जाता है, यानी कि वेंट होता। अब यहां से वेंट्रिकल से कहां जाएगा ब्लड, वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा आपका, क्योंकि CO2 वाला ब्लड है तो लंग्स में जाना पड़ेगा इसको, तो ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा कि वेन में, आर्टरी में। क्यों, क्योंकि हार्ट से जाने वाली वेसल को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। ये कहां जाएगा, ये जाएगा लंग्स में,
ठीक है। और लंग्स में क्या करेगा, ये O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा और लंग्स से ये आएगा एट्रियम में आता है, इधर आएगा। तो आएगा किससे, ये आएगा पल्मोनरी वेन से, क्योंकि बॉडी से हार्ट पे आ रहा है, बॉडी का पार्ट है ना लंग्स, तो यहाँ पे आया तो क्या लेकर के आया है, ये O2 लेके आया। अब उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये भी O2 लेके आएगा। उसके बाद अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको बॉडी में भेजना है, तो ये किसको दे देगा, ये दे देगा एओर्टा को, एओर्टा को देगा। एओर्टा है मेन आर्टरी, ठीक है, एओर्टा मेन आर्टरी है, तो ये किसको दे देगी, बाकी ये इसको आर्टरीज को दे देगी, ठीक है, आर्टरीज को देगी। तो आर्टरीज क्या करेंगी, वहां पर से और भी छोटी आर्टरियोल्स होती हैं उनको देगी, और उसके बाद ये चले जाएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जो भी एक्सचेंज वगैरह होना है वो एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, और कैपिलरीज फिर मिल करके बना देंगी वेन्स, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है। ये आर्टरी है और यहाँ पे फिर आपका ये कैपिलरीज आ जाएंगी ऐसे, और ये मिल करके फिर ये बना देंगी वापस ये वेन, तो ये वेन्स, ठीक है। ब्लड, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको रेड कलर से, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लू कलर से दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ब्लू है। आप अपनी वेन्स देखोगे, जो आपको दिखती है ना, वेन्स सुपरफिशियल होती है और आर्टरीज जो होती है डीप सीटेड होती है, और ये हमारा ना सर्वाइवल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है और अगर उसमें कुछ कटवट लग गया तो फिर ब्लड एकदम से बाहर आ जाएगा, तो ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये जो हमारी वेन्स दिख रही है सब ब्लूइश दिखता है, तो ब्लू नहीं है, ब्लड तो रेड ही है, चाहे ऑक्सीनेटेड चाहे डीऑक्सीनेटेड। तो ये वेन्स में आ गया, और वेन्स के बाद ये चला जाएगा सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा, और वेना केवा इसको राइट एट्रियम में देगी। तो ऐसे करके आपका सिस्टम चलता है, ठीक है। इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना, ये चीज सबसे मोटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, एट्रियम में आया, तो ये जब भी आता है ना, तो मैंने आपसे बोला रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कैसे हो रहा है, पहले एट्रियम ओपन हो रहा है, उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड सारा वेंट्रिकल में भर रहा है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड आपका चला जा रहा है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद वहां से लंग से होके आया पल्मोनरी वेन में, तो पल्मोनरी वेन से आप यहाँ पे आएगा लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम ओपन हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम ओपन होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये चला जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में जाने वाला। इसका मतलब सबसे ज्यादा जोर किसको लगाना पड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसलिए इसकी वॉल जो होती है वो सबसे मोटी होती है, ठीक है। तो इसका मैं एक आपको और एक बना के दिखा देती हूँ। आपने इसमें अभी देखा कि ब्लड जो है 2 बार जा रहा है, एक साइकिल में 2 बार, मतलब एक बार बॉडी से होके आया ब्लड, हार्ट में गया, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इधर से आया यहाँ पे हार्ट में गया, ठीक है, और हार्ट से गया फिर लंग्स में, और लंग्स से आया हार्ट पे, और हार्ट से वापस बॉडी में। तो एक साइकिल में 2 बार गया ना, इसलिए ह्यूमंस में क्या है, ये डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। जिनके पास भी लंग्स होते हैं उनकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, इन सब में भी डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो हार्ट के 4 चेंबर्स की बात हो गई, सेप्टम की बात हो गई है, और सारे हमारे जो वेना केवा, एओर्टा, ये सब हो गया। तो अब मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ आपको, मैं कहीं पर से भी शुरू कर सकते हैं, ये तो साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, लंग्स से शुरू करते हैं, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स से आना है ब्लड, किस में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी में है ये, तो ये आ जाएगा पल्मोनरी वेन में, ठीक है। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। उसके बाद इसको भी मैं सर्कल में रख देती हूँ, पल्मोनरी वेन के बाद ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाने वाला है, कहाँ आता है, कहाँ पे आता है, अच्छा वाला ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम में आता और वेंट्रिकल से वेंट हो जाता, तो ये आएगा। अब आएगा तो वेंट्रिकल में भेजेगा इसको, तो ये भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्योंकि मैंने कहा था लेफ्ट में अच्छा वाला होता है, मतलब O2 वाला होता है, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से O2 फिर जाएगा किसमें, एओर्टा में, तो ये एओर्टा में भी O2 है, इसने इसको दे दिया है आर्टरीज को, आर्टरीज में भी ब्लड O2 वाला है, आर्टरीज से चला गया है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में क्योंकि अब एक्सचेंज होना है तो ये आएगा और ये आएगा, मतलब O2 जाएगा और CO2 आ जाएगा, ये क्या है, सेल्स, ठीक है। यहाँ पे CO2 आ गया, ये कैपिलरीज है, और कैपिलरी से ये चला जाएगा वेन्स में, और वेन से ये चला जाएगा, यहाँ पे अब CO2 आ गया, ये आ गया CO2, अब CO2 की कहानी शुरू हो गई,
ठीक है। और ये आ जाएगा वेना केवा, मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ सुपीरियर या इंफीरियर, तो ये CO2 ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेना केवा से किसमें जाना है, ये CO2 वाला ब्लड, ये जाना है राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम ने क्या करना है, राइट वेंट्रिकल को तो देना ही है, उसके नीचे है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल ने देना है पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है, क्योंकि हार्ट से जाने वाली है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी देगी लंग्स को। ये CO2 है, यहां पर भी CO2 है, यहां पर भी CO2, तो ये देखो यहाँ राइट चेम्बर है, सब में CO2 है। ये लंग्स में आया, लंग्स में क्या हुआ, बाहर से जो आई है ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 बाहर चली जाएगी। ये कहाँ है, नेजल कैविटी के थ्रू, ठीक है। तो ये इस तरह से देखो साइकिल चल रहा है, याद करना बहुत आसान है, बार बार बोल रही हूँ। राइट वाले में रॉन्ग ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड, और लेफ्ट वाले में अच्छा ब्लड यानी कि आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। एक चीज और है जो यहाँ पे बना है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि ये जो है राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, पर जो डायग्राम बनाया जाता है उसमें ये लेफ्ट है, इधर राइट है। वैसे डायग्राम मुश्किल होता है बनाने के लिए, कम ही आता है, तो अब देखते हैं इसमें अगर आ जाएगा तो फिर तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी बनाने में थोड़ा मुश्किल हुई है। अब इसमें मैंने ये लिखा हुआ है बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, और ये मैंने बनाए भी हैं, ये लिखा हुआ है, और ये मैंने बीच में और भी बनाए हैं। तो ये वाल्व्स क्या करते हैं कि जब ब्लड ऐसे आ रहा है ना एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल जब प्रेस होगा तो बैकफ्लो भी तो कर सकता है, लेकिन बैकफ्लो नहीं होता क्योंकि वहां पे ना वाल्व्स बंद हो जाते हैं, वो गेट है, गेट बंद हो गया, अभी पीछे नहीं जाएगा, जाएगा आगे, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, बैक नहीं जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है बहुत अच्छे से आपका हो गया है, एक बार और सुन लो इसको, और ये बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि ब्लड जब ये कैपिलरी से, आर्टरी से, वेन से जब जाता है, और इसके अलावा इसमें से ना क्या करते हैं कि कुछ लीक हो जाता है, प्लाज्मा लीक हो गया, क्योंकि कैपिलरीज में तो ना होल्स हैं छोटे छोटे, तभी तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चल रहा है। अब वो होल्स होना, तो होल्स हैं तभी तो जा रहा है सामान, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये जो कुछ ना उसके एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह भी लीक हो जाते हैं ना, ब्लड WBC लीक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो लीक हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, वो बाहर जमा हो गए, बाहर जमा हो गए तो ये बना देते हैं लिम्फ। जो लिम्फ है वो लीक्ड वो है फ्लूइड, और उसमें RBC नहीं, RBC बड़ी होती है साइज में, वो नहीं निकलती इन होल से, लेकिन WBC निकल जाती है। तो WBC सारी इकट्ठी होके लिम्फ बनाती है। तो लिम्फ क्या हो रहा है, लिम्फ की सिर्फ वेन्स होती है, सारी लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेन्स। ये जो लीक्ड फ्लूइड है, लिम्फ कैपिलरीज उसको लेती है और उसको ले जा करके कहाँ छोड़ देती है, लिम्फ वेन्स में, और लिम्फ वेन्स उसके अलावा लिम्फ नोड्स भी होती है जहां पे WBC वगैरह इकट्ठे होते हैं। वो बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करती है सब, क्योंकि बहुत सारी WBC है। उसके बाद फिर ये जो है लिम्फ जो है मेन वेन्स में, वेना केवा में मिल जाता है, और वेना केवा इसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में ले आती है। नहीं तो क्या होगा, सब कुछ लीक करके लिम्फ में आ रहा है तो ब्लड तो गाढ़ा हो जाएगा, और उसको फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको पंप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए लिम्फ जो है हमारा एक तरह से उसका पार्ट है, ठीक है। अब हमारा ये तो हो गया है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो है ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, आपने सुना होगा, मतलब हाई प्रेशर पे ब्लड होता है, तो इसको ना स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए काम में आता है। पहले जब इसको करते थे मर्करी इसके अंदर होता था, लेकिन मर्करी जो है उतना अच्छा नहीं है मेटल एनवायरनमेंट के लिए, तो अब इसको हटा करके नॉर्मल पंप वाले आ गए हैं। पर अभी भी उसको हम लोग मर्करी के उससे ही प्रेशर नापते हैं ना, तो 120 और 80 होता है ऐसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हेल्दी बॉडी का, ठीक है। इसको HG मतलब मर्करी के उसमें नापते हैं, इसका जो होता है प्रेशर के लिए। और इसको जो है इसमें ब्लड का ये आ जाएगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये आ जाएगा आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल
जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपका 120 mm Hg, और फिर उसके बाद अगर जो एक्सपेंड होता है तो उसमें आ जाता है 80 mm Hg। इसका मतलब है कि जो कैपिलरी है उसमें 80 mm तक चढ़ रहा है और या फिर 120 mm तक चढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, अगर हम लोगों का फूड वगैरह अगर ऐसा हुआ सैचुरेटेड, आपने इससे उसमें पढ़ा था सैचुरेटेड घी वगैरह अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें उसकी आर्टरी जो होती है और भी मोटी हो जाती है, तो फिर हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सोडियम वगैरह भी ज्यादा लेने से जो ये होते हैं ना, हमारी जो आर्टरीज होती है वो थोड़ा इलास्टिसिटी अपनी लूज कर देती है, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो ये आपका आ गया पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखो कैसे होता है। प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो होता है वाटर का और उसके अलावा मिनरल्स का, और उसके अलावा होता है फूड का, ठीक है। तो ये फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम, और वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम फूड ले जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा। अब जाइलम में होते हैं वेसल्स और ट्रैकीड्स, ठीक है। वेसल्स और ट्रैकीड्स दो पाइप होते हैं, डेड टिश्यू है ये, इसके एंड टू एंड वॉल जो होती है ऐसे करके परफोरेटेड हो खाली हो जाती है, तो ये एक स्ट्रेट पाइप बन जाता है, ठीक है। तो ये कैसे ले जाता है, जाइलम में क्या है, जो रूट्स है वहां पे से यहाँ पे जैसे है इसके सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल पार्टिकल से ना आयंस इसके अंदर मूव करते हैं। आपको पता है ना सॉइल में पार्टिकल्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसके अंदर मूव कर जाते हैं रूट हेयर के अंदर, और रूट हेयर से फिर क्या होता है, ये आते हैं तो फिर इसके लिए फिर वाटर अंदर मूव करता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो फिर ऑस्मोसिस होगा ना, तो ऐसे काम चलता रहता है। आयंस गए, उसके बाद वाटर गया, आयंस गए, वाटर गया। अब यहाँ पे जो जाइलम की पाइप है ना, ये हमारे मेन रूट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी आता जा रहा है तो ऊपर पुश हो रहा है, पुश हो रहा है, तो इस पुश को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। तो दिन में या रात में हमेशा ही रूट प्रेशर जो है वो तो हमेशा रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे है पत्ती, ठीक है। पत्ती क्या कर रही है, लीफ क्या कर रही है, इसमें स्टोमेटा है, स्टोमेटा से ये क्या कर रही है, वाटर को निकाल रही है, कैसे, ट्रांसपिरेशन से। तो ट्रांसपिरेशन से निकाल रही, तो आप देखो ग्लास में आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो सक करते हो, तो स्ट्रॉ से अगर पीते हो तो सक करते हो तो उसमें कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, यहां से पुश हो रहा है, यहां से पुल हो रहा है, तो क्या होगा, और भी आसान हो जाएगा वाटर का चढ़ना। तो रात के समय में तो ट्रांसपिरेशन होता नहीं, क्योंकि रात के समय में तो स्टोमेटा बंद हो जाते, तो दिन रात के समय में सिर्फ रूट प्रेशर, और दिन के टाइम में ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, असेंट ऑफ सैप हम इसको बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप के लिए दोनों ही चीजें ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, और फिर उसके बाद इनसे जो है पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। अब है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ये हमारी सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है। सीव ट्यूब्स क्या है, जाइलम की तरह डेड नहीं है। जाइलम टिश्यू के जो थे ना हमारे ट्रेकीड्स और वेसल्स, वो डेड थे, उनमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं था। यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म है, इसकी वजह से ना ये लिविंग है सेल्स, और इनकी एंड टू एंड वॉल पूरी तरह नहीं गली होती है, इसमें परफोरेटेड होती है सीव की तरह, इसलिए हमने इसका नाम रखा है सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब को क्या करना है, इसमें से पानी जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो जाएगा सीव ट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब सीव ट्यूब ना ये काम एक्टिवली करती है, एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। अब एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए सीव ट्यूब को क्या होना होता है, लिविंग होना होता है, लेकिन जगह नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है इनके पास। अब न्यूक्लियस नहीं है, इतना सारा काम करना है, एनर्जी देनी है, तो फिर क्या होता है, ये होती है हमारी कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना। इनकी जो साथी सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स, इनका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, और ये क्या करती है, अपने साथ साथ इसका भी काम चलाती है। इसीलिए हम फ्लोएम को लिविंग टिश्यू बोलते हैं और जाइलम को डेड टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा सारे सेल्स डेड है, और यहाँ पे जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा के अलावा सारे सेल्स लिविंग है, ठीक है। अब काम कैसे होता है, काम ऐसे होता है कि जब लीफ ने फूड बनाया,
लीफ ने फूड बनाया तो फिर क्या होता है, एटीपी खर्च करके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अभी हमने पढ़ा था एनर्जी करेंसी, एटीपी खर्च करके फूड को सीव ट्यूब के अंदर पुश किया जाता है। तो एटीपी खर्च करके फूड कहां पुश हो गया है, सुक्रोज जो है कहां पुश हो गया है, सीव ट्यूब के अंदर। अब ये हो गया है तो अब इसमें क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया मतलब पानी कम हो गया, पानी कम हो गया तो हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस होती है, 9th में पढ़ा था हमने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो पानी कौन दे रहा है, इसके बगल में है जाइलम, तो जाइलम क्या करते हैं, जाइलम से पानी यहां मूव हो जाता है, इसकी हेल्प से सॉल्युबल फॉर्म में फूड जो है आगे मूव करता है। अब ये आ गई है सेल, ठीक है, सेल आ गई है, तो अब इसके लिए क्या होता है, पानी जो है इधर आ जाएगा वापस, वाटर जो है यहाँ जाइलम को वापस दे दो, भाई हमारा काम पहुंच गया, अनलोडिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये सुक्रोज जो है इधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, फूड जो है इसके साथ मूव करता जा रहा है, लोडिंग हो रही है सेल लीव्स में और यहाँ अनलोडिंग। फ्लोएम और जाइलम में हमने फर्क देखा, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन फूड जो होता है इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है, अपवर्ड फ्रॉम द लीव्स एंड डाउनवर्ड, लेकिन जो जाइलम में हो रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, from roots to other parts of the plant, all parts of the plant। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया यहाँ पे खत्म। अब ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट किया हमने, अब हम करते हैं एक्सक्रीशन वाला पार्ट। सो एक्सक्रीशन इज द लाइफ प्रोसेस। हमने कहा था कि 4 लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन और उसके बाद रेस्पिरेशन और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। ये जो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेसेस हुए, इससे क्या हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा हुए, अनवांटेड सब्सटेंसेस जो अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो टॉक्सिन्स का काम करेंगे, ऐसे ही प्लांट्स में भी, तो उनका रिमूवल जो है वो जरूरी है। तो गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, तो वो नंबर 1 आपका होता है CO2। CO2 को रेस्पिरेशन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं नेजल कैविटी से, ठीक है, नेजल कैविटी से हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। दूसरा जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है स्वेट, ठीक है, स्वेट को हम निकालते हैं स्किन के थ्रू, इसमें होता है सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। तीसरा हमारा है फीकल वेस्ट जो कि सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है, किसमें, एनस के थ्रू, ठीक है ना। और चौथे नंबर का जो वेस्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि हम प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डिफरेंट उसके थ्रू हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्चुअली क्या है, यूरिन है, ठीक है ना। और यूरिन, ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर पढ़ते हैं, बाकी सारे तो हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं और ये हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो ये 4 वेस्ट हैं पहली बात। तो अब दूसरी बात आ गई है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम फिर है क्या। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपसे बोला वो सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए, वो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 2 बीन शेप्ड किडनीज है, ये हमारे बैक साइड में बैकबोन के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है, बीन शेप की, और इनसे 2 पाइप्स निकल रही हैं जिनको हम बोलते हैं यूरेटर, यानी पेयर ऑफ किडनी और पेयर ऑफ यूरेटर, दोनों से एक पाइप निकल करके यूरिनरी ब्लैडर पे आता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है एक एक्सपेंडेबल मस्कुलर बैग है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, और जब अर्ज होती है, जब वो फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है यहाँ पर, यहाँ तक तो ये एओर्टा है, ये रहा एओर्टा, ठीक है। तो एओर्टा क्या हो रहा है, मेन आर्टरी इधर से निकल रही है, तो ये क्या करती है, इससे एक आर्टरी यहाँ जा रही है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था आर्टरी, अ से अच्छा मतलब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, लेकिन साथ में ये क्या कर रही है, बॉडी से आ रही है ना, ये ऑर्गन के अंदर जा रही है, तो ये क्या किडनी में क्या लेके जाएगी, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आर्टरी का मतलब हमेशा अच्छा ही भी नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ला रही है और नाइट्रोजनस वेस्ट ला रही है, और ये किडनी में गई, किडनी ने इसको फिल्टर किया
और उसके बाद यूरिन को तो इधर दे दिया, और जो फिल्टर्ड ब्लड है ना वो जाएगा रीनल वेन के थ्रू। सो रीनल वेन जो है उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट करके ला दी किडनी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाई और साथ में उसने नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर लिया। सो प्योर ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको प्योर ब्लड नहीं कहती, उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड, और यहाँ पे फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना सिस्टम, ये दोनों चीज। अब ये किडनी के अंदर ऐसा क्या चीज है जो इसको ब्लड को फिल्टर कर रहा है, क्या चीज है ऐसा, क्या सीव लगी हुई है, क्या चीज है, तो वो चीज है नेफ्रॉन, ठीक है। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है एक्सक्रीटरी यूनिट है, आप ना समझ लो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ये बाउमेंस कैप्सूल, ये ट्यूब्यूल, इस तरह का, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन करती हूँ, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है वो थोड़ा सा बहुत भुच-भुच डायग्राम है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो चीज है ये है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ऐसा, इसके अंदर आता है एक बंच ऑफ कैपिलरी जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस आ गया है। ग्लोमेरुलस के अंदर ये बंच ऑफ कैपिलरीज ब्लड को कहां से लेके आ रही है? रीनल आर्टरी से लेके आ रही है, ब्लड यहां आ रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट जो है, इसमें से काफी सारा फिल्ट्रेट बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। किसमें से? बंच ऑफ कैपिलरीज में से। अब ये बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर से ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट तो आया ही, यहाँ पे हुआ है जो प्रोसेस हुआ है वो हुआ है अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या आया है? एन वेस्ट लिख देती हूं मैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, बहुत सारा वाटर आ गया है, बहुत सारे सॉल्ट्स आ गए हैं, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स आ गए हैं, ठीक है। ये सब कुछ आ गया। अब ये सब चीजें तो बॉडी के लिए यूजफुल है, सारा वाटर भी नहीं निकलना चाहिए, ये सब चीजें यूजफुल है, ग्लूकोज आ गया इसमें, ठीक है ना। ये सारी चीजें बॉडी के लिए यूजफुल, अब ये यहाँ निकल गई है, अब इनको वापस एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो क्या होगा? ये चीज अब यहां से जो आपका यू ट्यूब है, ये जो ट्यूब्यूल है ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये जो है ट्यूब्यूल जब यहां से जाएगा, यूरिन जो फिल्ट्रेट है वो जब यहां से जाएगा, इस तरह से जा रहा है, तो क्या होगा? इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस का क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। कहां पे होगा ये रीएब्जॉर्प्शन? इस ट्यूब्यूलर पार्ट में होगा, ट्यूब्यूल के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ये तीन चारों चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। दिन भर में बाउमेंस कैप्सूल के अंदर अराउंड 180 लीटर फिल्ट्रेट आता है। अब ये 180 लीटर फ्लूइड तो हमारी बॉडी में है नहीं, तो कहां से आया भाई? वही तो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा। मैं तो दिन भर की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी में 180 लीटर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप ये बात समझो, बॉडी में ब्लड जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सारे बाउमेंस कैप्सूल के अंदर दिन भर में 180 लीटर आ रहा है फिल्ट्रेट, मिलीलीटर मत लिखते, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका आ गया है, ये यहां से जाएगा, जब इसमें से सारे ये चीजें यूजफुल चीजें सब एब्जॉर्ब हो जाएंगी, किसके अंदर? ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी इस कैपिलरी के अंदर, ये जो नेटवर्क का कैपिलरी का ट्यूबुलर पार्ट के चारों ओर है उसमें ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर ये जो है यूरिन यहां से निकल जाएगी। अब ये क्या है? जो रीनल आर्टरी थी इसका ये था ना, यहां पर से ये रीनल वेन में चली गई, तो रीनल वेन में कैसा ब्लड गया? फिल्टर्ड ब्लड गया, ठीक है ना, फिल्टर्ड ब्लड, और प्लस साथ में चली गई CO2, और आर्टरी के अंदर क्या था? O2 प्लस वेस्ट, कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी पूरी नेफ्रॉन की कहानी है। दोबारा बताती हूँ, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, जिससे वेस्ट आया बॉडी से लेके आया वो रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी ने यहाँ पे आया ग्लोमेरुलस में, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो गया, और उसके बाद जब ये फिल्ट्रेट जिसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें थी, जब ट्यूब्यूल से पास हो रहा था तो ब्लड को रियलाइज हुआ कि भाई मेरा तो ये सारा सामान चला गया है, तो इसको उसने वापस यूज करा, वो सारा एब्जॉर्ब करा, और रीएब्जॉर्प्शन हम इसको बोलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन के बाद फिर ये यहां आ जाएगा, ब्लड तो यहां आ जाएगा, और यही देखो हमारा सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है फिल्टर करने के लिए, ब्लड में ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाऊं कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, सॉरी विलाई का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। विलाई ने क्या कि विलाई के चारों ओर भी कैपिलरीज का नेटवर्क है और वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और फिर उसके बाद लंग्स में एल्विलाई को देख लो, वहां पर भी कैपिलरीज का रिच नेटवर्क है। तो कैपिलरीज के अंदर ना होल्स होते हैं छोटे, उसमें चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब एब्जॉर्ब हो जाती तो कुछ निकल भी जाती होंगी, तो वही चक्कर है कि यहाँ पे जो है ये सब आपको पता है, जो निकल जाती है फिर वो लिम्फ बन जाती है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था। तो ये आपका सारा सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो नेफ्रॉन में भी रिच कैपिलरीज का रिच नेटवर्क है, विलाई में
में भी रिच नेटवर्क है और एल्वेलाई में भी रिच नेटवर्क है। तो ये सब चीजों को जब हम देखेंगे तो इनफैक्ट क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में भी डिफ्यूजन हो रहा है, बस उसके लिए ऐसा इलेबोरेट सिस्टम है कि चीजें हमारी अच्छी तरह से हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज इन सब चीजों में डिफ्यूजन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है और उसमें बहुत देर लगेगी, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया गया है, बॉडी में ऐसा, बॉडी इंटेलिजेंस ऐसी है कि वो सब चीजों को सही से मैनेज कर रही है। ये देखो, ये आपकी जो राइट वाली किडनी होती है थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में, इतनी सी बॉडी में सब कुछ पैक है ना। ये नीचे क्यों है, ये राइट किडनी है, राइट किडनी इसलिए नीचे क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे लिवर का लोब आता है, और लिवर आपकी काफी बड़ी ग्लैंड है, इसकी वजह से ये राइट जो किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को होती है, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी में ऑर्गन्स की सारी पैकिंग चलती है। ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी की बात। अब प्लांट्स में भी तो वेस्ट होता है, उनके अंदर भी तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सारी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं। तो अब उसमें देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। जो प्लांट्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक वो होता है ऑक्सीजन। नंबर 1 जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर, ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन कहां से, किसका प्रोडक्ट है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस में निकलता है, फोटोसिंथेसिस। और कैसे निकलेगा ये, स्टोमेटा आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। नंबर 2 इसमें आता है CO2। तो CO2 किससे निकला है, रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलता है ना, कई बार तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, लेकिन रात के टाइम में CO2 जरूर निकलता है। इसलिए आपसे कहा जाता है बड़े पेड़ों के नीचे रात के टाइम में मत सो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सिर्फ, और जंगल में तो और भी ज्यादा, ठीक है। तो ये आ गया है रेस्पिरेशन, और ये भी आपका होगा स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा। नंबर 3 इसका है जो वाटर कैसे निकल रहा है, वाटर आपका निकल रहा है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। ये प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ में एक्सेस वाटर से भी इसको छुटकारा दिलाता है, ठीक है। नंबर 4 और ट्रांसपिरेशन तो बहुत सारी हेल्प भी करता है प्लांट की, ठीक है। सो नंबर 4 है गम एंड रेजिन्स आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स में सीक्रेशन सा निकलता है गाढ़ा गाढ़ा, जिसको आप ना काफी सारी चीजें बनती है इस गम एंड रेजिन से। टर्पेंटाइन ऑयल निकलता है, लीसा बोलते हैं इसको, जो निकलता है सीक्रेशन। सो गम एंड रेजिन जो क्या होता है, ओल्ड जाइलम के अंदर इकट्ठा हो जाता है, स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम, ठीक है, स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। तो ये होता है, इसको काट करके स्टेम को निकालते हैं इस चीज को, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया है कि विल्टेड लीव्स, जो इसकी लीव्स जो हैं वो गिर जाती है, उससे के थ्रू भी ये बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, ठीक है। और फिर उसके बाद छठी चीज हो गई कि ये करता है बहुत सारा वेस्ट सॉइल में भी छोड़ देता है, वेस्ट इनटू द सॉइल, ठीक है। तो ये प्लांट्स का एक्सक्रीशन तो बहुत इजी सा है, बहुत थोड़ा सा है, तो ये तो आपको एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमने पहले जो एक रिवीजन का जो वीडियो निकाला था उसमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को कवर किया था, और इस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को कवर किया है। आई होप आपकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। 1 बाय 1 टॉपिक लो और इसको अपना प्रिपेयर करते जाओ, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, अभी बहुत कम टाइम रह गया है। सो आई होप मेरे वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।